स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10th क्लास NCERT साइंस का चैप्टर 10th हमारा लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन चला हुआ है जी, जिसके 5 लेक्चर डील किए जा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम उनको। आज हमारे पास इसी कंटिन्यूटी में 6th लेक्चर आता है बेटे, और 6th लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम क्या हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यदि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, जैसे ये रेक्टेंगल शेप की है और ग्लास से बनी हुई है बेटा, इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं हम। इसमें से जब लाइट पास करती है, रिफ्रैक्शन उसका होता है, तो क्या होगा जी उसके अंदर, इसको हमें डिस्कस करना है। और कुछ NCERT की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आज हम इस चैप्टर की सोल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। और साथ में बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि जी अच्छा था, या कोई कमी है तो उसके बारे में भी बताइए कि ये कमी है और ये सुधार आपको करना है, तो हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और पूरा फ़ायदा आप लोगों को मिल सके। तो जुड़े रहिए, और आशा है लॉकडाउन के नियमों का आप पालन कर रहे होंगे। समाज को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए साथ में फिजिक्स का आनंद लीजिए बेटा जी हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये अगर आपको समझना है तो पीछे के जो 5 लेक्चर्स हैं उनको आपको समझना ज़रूरी होगा, जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल हम बात करके आए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसके पाथ में चेंज आ जाता है, तो उसी को बेटे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि लाइट यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और यदि डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बातें लास्ट की वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे बेटे, देखिए बस ये मान लेते हैं यहाँ पे इंटरफेस है, यानी 2 मीडियम्स को सेपरेट करने वाला प्लेन है। यहाँ पे मीडियम फर्स्ट मान लीजिए और ये मीडियम सेकंड मान लीजिए। ये मीडियम फर्स्ट है, पहला माध्यम, और ये दूसरा माध्यम मान लेते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का N1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटे, N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड का, उसको N2 मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों, एक लाइट की रे आई, सपोज फर्स्ट मीडियम से आई, इस बिंदु पे आती गई। ये जो लाइट की रे आके गिरती है, दैट इज सेड टू बी इंसिडेंट लाइट रे। इसको क्या बोलेंगे बेटे, इंसिडेंट लाइट रे, जो कि गिरती है आके। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे आपतित किरण। यहाँ पे इस बिंदु पे एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती, जैसे ये है 90 डिग्री का जो एंगल बना है सरफेस के ऊपर, देखना बेटे 90 का बना हुआ है बिल्कुल, तो ये नॉर्मल बोला जाता है। दिस इज सेड टू बी नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नाम क्या होता है इसका, नॉर्मल बेटे। हिंदी मीडियम वाले अभिलंब इसको बोलते हैं। इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, दैट इज सेड टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मान लेते हैं हम समझने के लिए रिफ्रैक्शन को कि ये मीडियम रेयरर है। ये मीडियम कैसा बेटे, रेयरर, और ये मीडियम मान लेते हैं डेंसर है। कल बताए जा चुके थे कि रेयरर मीडियम कौन सा होता है, रिफ्रैक्ट, और डेंसर मीडियम कौन सा होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर होगा। तो अगर ये रेयरर है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वो N2 से छोटा मिलेगा जी। ये बात दिमाग में रखिए आप। अब क्या किया, ये लाइट की रे गिरा दी इस बिंदु के ऊपर। यहाँ से अब ये रेयरर से डेंसर जा रही, तो सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी बेटे, यूं नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे सीधी नहीं जाएगी, किस तरफ मुड़ेगी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ मुड़ी है थोड़ी सी। और जो ये लाइट की रे आगे जा रही है, इस लाइट की रे को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों हमारे पास, दिस इज सेड टू बी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या बोली जाएगी बेटा, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे।
रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इसको नाम दिया जाएगा भाई। अब फिगर से क्लियरली दिखाई देगा आपको कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है ये वाला दिखाई देगा होगा बेटा, दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलते हैं। एंगल है जी, ऐसे नोटेशन लगा दो। तो ये था बेटे। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के नियम आते हैं। वो नियम क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट लॉ, पहला नियम, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे कोमा रिफ्रैक्टेड लाइट रे, दूसरी कौन सी बेटे? रिफ्रैक्टेड लाइट रे कोमा तीसरी बचेगी लाइन एक नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला नियम कहता है बेटा। जो इंसिडेंट लाइट रे है ये दिखाई दे रही है आपको, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये रही जी, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, इनका तल एक जैसा होगा। जैसे ये बोर्ड भी हमारे पास एक प्लेन है बेटे, और ये तीनों लाइट रे, सॉरी ये इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे और ये नॉर्मल, तीनों आपको इसी प्लेन में दिखाई देते होंगे। तीनों इसी पे प्लॉट किए गए हैं, इसी पे ड्रॉ किए गए हैं, इसी पे इनको खींचा गया है। तो इसलिए ये पहला नियम है कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तीनों का तल जो मिलेगा वो तल क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? एक ही मिलेगा, सेम प्लेन में वो होंगे। ये पहला नियम था। दूसरा नियम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस नियम का नाम होता है स्नेल्स लॉ। स्पेशली नाम रखा जाता है इस नियम का स्नेल्स लॉ। क्या नाम रखते हैं बेटे? स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट मीन्स गुणा ऑफ किस किस की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with sine of angle, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गुणा करनी है किसके साथ? साइन ऑफ एंगल के साथ। और एंगल कौन सा? साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइट रे with normal in that medium is equal to the product of refractive index of second medium with the sine of angle formed by light ray with normal इन सेकंड मीडियम। ये इतनी बढ़िया सी जी इसकी स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट तब समझ में आएगी बच्चों जब आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपको बताऊंगा, फिर ये लॉ समझ में आएगा जी। देखना बच्चों, हमारे पास मैं यहाँ से रब कर देता बेटा ताकि स्पेस की कोई कमी ना हो। पहला लॉ आई थिंक आपको क्लियर है। पहले लॉ में तो यही पढ़ा था हमने कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब समझने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं बेटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज जिसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं। नाम रख दिया मैंने इसका A B C।
रख दिया, ओके। ये एंगल क्या है बेटे, 90 डिग्री समकोण है। ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को आप थीटा का नाम दे दीजिए। थीटा, जीरो के बीच में एक लाइन लगा दी जाती है तो ग्रीक लेटर थीटा बोला जाता है बेटा, थीटा। 90 के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है, ये साइड दिखाई देगी ना बेटा, इसके बिल्कुल सामने, सामने इसके सामने तो ये है, तो ये एच, हाइपोटेन्यूज क्या बोली जाती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं कर्ण। इस थीटा के बिल्कुल सामने, थीटा के बिल्कुल सामने जो आपको साइड दिखाई देती है, दैट इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। इसके बिल्कुल सामने, इसके सामने तो ये है जी परपेंडिकुलर, यानी लंब। बच गई एक, इसको क्या बोलते बेटा, बेस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे बोलते हैं इसको आधार। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, 10th क्लास से ही वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये अगर थीटा है, इसका साइन डिफाइन करना हमारे को, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ थीटा जो होता है बेटे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी इस परपेंडिकुलर ये ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, इन दोनों का रेशियो ले लें। दोनों का क्या ले ले बेटा, रेशियो पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटे, साइन थीटा। इतनी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल स्टडी है, लेकिन जो यूज होती है केवल उतनी ही बताऊँगा यहाँ पे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो ले लिया जाए तो वो साइन थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे, साइन थीटा। तो यहां भी यही बात की, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट मीन्स गुणा किसकी, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी गुना, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसकी गुना किसके साथ, विद द साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइट रे विद नॉर्मल इन द फर्स्ट मीडियम। उस एंगल के साइन के साथ, उस एंगल के साइन के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गुणा करनी है जो पहले मीडियम में लाइट की रे ने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है। पहला मीडियम ये है बच्चों, और इस मीडियम में जो लाइट की रे है वो ये है, नॉर्मल ये है, तो एंगल कितना बना रखा है उसने, आई। कितना बना रखा है बेटे, आई। अब ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इसके साइन के साथ गुणा कर दीजिए, मीन्स n1 इंटू साइन ऑफ आई। ये बात यहां तक क्लियर हो चुकी है बेटा, यहां तक यही तो थी। इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये राजी हमारे पास फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, विद साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइट रे विद नॉर्मल इन दैट मीडियम। इसकी गुना कर दी हमने उस एंगल के साइन के साथ जो इस मीडियम में लाइट की रे ने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे आई बना हुआ था तो n1 गुना साइन आई। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और किसके बराबर है, गुना किस किस की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, n2। इसकी गुना किसके साथ, ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट विद द साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइट रे विद नॉर्मल इन द सेकेंड मीडियम। इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गुणा करनी है उस एंगल के साइन के साथ जो लाइट की रे ने नॉर्मल के साथ इस मीडियम में बनाया हुआ है, और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो तो आर है जी, तो इसके साइन आर के साथ गुणा कर लीजिए। लो आगे बात समझ में। तो अब स्नेल्स लॉ कहता है कि ये दोनों चीजें, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई किसके बराबर होता है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। यही तो स्नेल्स लॉ कहता है बस, मीन्स n1 गुणा साइन आई बराबर है n2 इंटू साइन आर। लो जी, ये स्नेल्स लॉ है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बच्चों, इससे फालतू तो है ही नहीं। तो n1 इंटू साइन आई
इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट है तो इस पे पर्सनली व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं बेटे। तो अब देखिए इसको आगे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। N1 गुणा साइन आई बराबर है N2 इंटू साइन आर। तो मैं यूं कह दूं साइन आई, देखिए ये चीज इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगी तो डिवीजन में हो जाएगी, साइन आर बराबर यहां पे बच गया N2। ये N1 इस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जाके डिवाइड में हो गया, तो N2 बाई N1 आ गया। और कल मैंने इसको क्या लिखा था? N2 बाई N1 को क्या लिखा था बेटे, याद है क्या आपको? याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, इसको लिख दिया था N2 1। लो जी, ये स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है, यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, जहां पे N2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लो जी, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू N2 1। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो नियम, और जिनमें से स्नेल्स लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आगे साइंस रखेंगे उनको तो बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटे। तो ये था जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आता हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आप स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं बेटा, और साथ में भाई कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई कमी है तो उसके लिए आप सुझाव दीजिए, ये कमी है तो हम उसको दूर करेंगे, वरना हमें पता नहीं चलता बेटा कि क्या कमी है। हम अपनी तरफ से पूरा की पूरी कोशिश करते हैं कि साफ सुथरी वीडियो आपके सामने आए, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो ज़रूर बताइए। और लॉकडाउन में आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यूटी में चला हुआ, तो जुड़े रहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। कांच की बनी हुई हमारे पास एक स्लैब है, उसमें से लाइट का रिफ्रैक्शन किस प्रकार होगा, अब ये देखना है। ये बेटा इस तरीके की ग्लास स्लैब होती हैं, ये होती हैं जी ग्लास स्लैब। अब इसको यूं रखेंगे हम, ऐसे फिगर बनाया जाएगा, यूं रखी जाएगी। यहां से हम लाइट गिराएंगे, कहाँ से आएगी वो लाइट? एयर में से, क्योंकि बाहर इसके एयर है, यहाँ पे गिरेगी, फिर वो कांच में जाएगी, ठीक। फिर कांच में से चलती चलती नीचे वाले तल पे पहुंचेगी, यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचेगी फिर दोबारा से वो कांच में से बाहर आके एयर में आ जाएगी। तो दो बार उसका रिफ्रैक्शन होगा। एक बार तो जब वो एयर से ग्लास में जाएगी यहाँ पे, और एक बार कब? जब वो ग्लास में से वापस एयर में आ जाएगी। और चूंकि हमारे को एक बात का पता है, क्या? एयर रेयर मीडियम होता है और ग्लास डेंसर मीडियम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है जी। तो एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये ग्लास स्लैब हमने ले ली, जैसे अभी रखी थी मैंने, और इसका नाम रख दिया प्यारे बच्चों ABCD। ABCD इस ग्लास स्लैब का नाम है। एक लाइट की रे आई, यहाँ पे एयर है ये बाहर, जो कि मीडियम फर्स्ट है, और ये ग्लास है जो कि मीडियम क्या है बेटे? सेकंड हमारे पास है। यहां से लाइट की रे आई, आगे जी गिरी इस बिंदु पे। जैसे इस बिंदु पे गिरेगी तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, हमारे को यहाँ पे नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ये नॉर्मल खींच दिया जी इस बिंदु पे, ये नॉर्मल है प्यारे बच्चों। तो एक एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रहा जी। इस एंगल को आप I1 का नाम दे दें। क्या नाम दे दें बेटे? I1। वेरी गुड। अब लाइट कहां से गई? एयर से ग्लास में गई, मीन्स रेयर टू डेंसर। सीधी नहीं जाएगी, मुड़ेगी ये। और आप खुद जवाब दीजिए किस तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर? और मोस्टली हमारे स्टूडेंट जवाब देंगे इसका नॉर्मल की तरफ। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती। तो सीधी नहीं गई, ये ऐसे मुड़ गई यूं, और ये एंगल बनता है इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 मान लीजिए। चलती रही जी, ये चलती रही, बिल्कुल सीधी है, तो यहां पहुंच गई। जैसे ही यहां पे पहुंच गई तो बेटे यहां पे दोबारा से उसका रिफ्रैक्शन होता है। कहां से कहां? ग्लास से एयर, रेयर टू डेंसर।
तो यहाँ पे फिर नॉर्मल खींचना पड़ेगा आपको। अब इस बिंदु के लिए इंसिडेंट लाइट रे बोली जाएगी क्योंकि गिरती है इस बिंदु पे, तो ये इसके लिए, इस पॉइंट के लिए क्या काम करेगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रे का काम करेगी। तो जो ये एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 बोला जाएगा। अब कहां से कहां गई है बच्चों ये, डेंसर टू रेयर, तो मुड़ेगी तो पक्का। अब जवाब कौन देगा, आप में से ही कोई बताएगा और ये कहेगा कि ये नॉर्मल से दूर हो चुकी है, क्योंकि डेंसर से रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर होगी और ये यूं चली जाएगी ऐसे। ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे इस पॉइंट के लिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 बोला जाएगा। तो डालनी थी हमने ऐसे, लेकिन निकल के चली गई ऐसे। जब आप इस लाइन को, इस लाइट को जो शुरू की थी, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यूं होगी इस तरीके से। इमेजनरी तौर पे, कल्पना के तौर पे यदि आगे बढ़ाएं तो ऐसी होगी। और आप ये पाओगे कि जो ये इंसिडेंट लाइट रे है ये, और जो फाइनली रिफ्रैक्ट होके गई है लाइट रे, ये आपस में क्या मिलेंगे बेटे, पैरेलल मिलेंगी। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स ये ऐसे और ये ऐसे पैरेलल होंगे जी। तो क्या पता चला यहाँ से ये पता चला हमारे को कि जी ग्लास स्लैब के ऊपर जब एक लाइट गिरती है रिफ्रैक्शन के बाद, जो इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और जो फाइनली यहां से निकल के गई है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। क्या है बेटे, पैरेलल। ये देख लीजिए, मैंने साइन बना दिया, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो ये था बेटे हमारे पास ग्लास स्लैब के अंदर से रिफ्रैक्शन लाइट का। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी की हैं, मैं आपको यहाँ पे अब सोल्व करवाता हूँ। जितना हमने आज तक कार्य किया है उस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होंगी, अब उनको सोल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मिरर फॉर्मूला के साथ में करवा दी गई थी, उसके लिए आपको लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैं पेज नंबर लिख के बेटा, जो एनसीईआरटी बुक मेरे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्व करवा देता हूँ। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिराग। तो पेज नंबर 171, पहला पेज नंबर जो है वो 171 यहां पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर दे दिया गया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दी गई है प्यारे बच्चों। और कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, कनकेव है तो नेगेटिव लेते हैं। तो हमें इसकी फोकल लेंथ पता करनी है, कितनी है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दे दिया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी, हमें फोकल लेंथ पता करनी है कि क्या होगी जी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, F = R/2, ये रिलेशन अपने को पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दी गई है, तो 32 सेंटीमीटर बाय 2, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो ये जो मिरर दिया गया था इसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है बेटे। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में यहां पे इसी एक्सरसाइज का जो पेज नंबर 171 पे है, इसका करता हूं। देखिए क्या कहता है वो, ये कहता है ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक कॉनकेव मिरर है सॉरी, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से लिखते हैं, हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, तो u = -10 सेंटीमीटर। ये मिरर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज पैदा करता है। 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब जो मैग्निफिकेशन दी गई है वो 3 दे दी है, यानी 3 गुना बड़ा है इमेज ऑब्जेक्ट से। साथ में कहता है रियल है, रियल अगर हमारे पास इमेज बनी हुई है तो उस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन ये दे के चला जाता है
कि u तो है जी -10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन है -3। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब आपको ये बताना है बेटे इमेज कहाँ पे है, v की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ v, इमेज कहाँ बनी हुई है। तो मैं कैसे चलूंगा अब यहाँ पे, जब मिरर के केस में मैग्निफिकेशन करवाई थी तो फॉर्मूला बताया था m इज इक्वल टू -v/u। लास्ट वीडियोस के अंदर इसको आप पढ़ चुके हैं। m इज इक्वल टू -v/u। समझ गए ना बेटे बात को या नहीं समझे? आई थिंक समझ गए। तो m की वैल्यू -3 बराबर -v, नहीं पता v का तो हमारे को u की वैल्यू -10। लो जी, माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचेगा v/10 इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स v की वैल्यू इस तरफ गुना करवाएंगे तो -30। सेंटीमीटर में चली हुई है मेजरमेंट तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो v -30 सेंटीमीटर आया। यानी ये कनकेव मिरर अगर था तो बेटे हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इसके आगे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यहाँ पे बनेगी, और जो दूरी रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी पोल से। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इसके फ्रंट में यहाँ पे इमेज बनी हुई है, और वो इमेज कैसी बच्चों? रियल इमेज है। ये था बेटे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो इस पेज के ऊपर एक्सरसाइज दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखता हूं मैं कौन सी आती है। क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और वो किस पेज नंबर के ऊपर हैं? मेरी बुक के अकॉर्डिंग 176 पे, पेज नंबर 176, एनसीईआरटी बुक, साइंस, एनसीईआरटी है बेटा ये साइंस। लीजिए सोल्व करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कहता है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। एक लाइट की रे, जैसे ये एयर है, यहां से चलती हुई वाटर में जाती है। लाइट की रे एयर से आई और किस में चली गई? एंटर करके वाटर में चली गई। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाई? तो अब ये कहता है कि जो लाइट की रे एयर से वाटर में गई है, क्या वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर होगी? जवाब दीजिए। तो एयर रेयरर मीडियम है बच्चों, इसका जवाब सुनिए। एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब रेयरर से डेंसर जाती सीधी नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो इसका जवाब ये रहेगा इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी जब ये एयर से वाटर जाएगी। और जवाब क्यों? बिकॉज इट ट्रेवल्स, ये कहां से कहां चली? बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर। ये रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है तो इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी जी। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक मैं करवा चुका, सेकंड पे आता हूं। सेकंड कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। जैसे ये ग्लास स्लैब है, एयर से लाइट आती है और ग्लास में जाती है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया, सपोज NG मान लेता हूं मैं, 1.50 है ग्लास का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? अब ये पूछता है कि इसमें ग्लास के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो क्या है? VG जिसको बोलते हैं। बड़ा आसान सा, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर स्पीड है लाइट की, उसको ग्लास के अंदर जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दीजिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और फ्री स्पेस में हमारे को पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। सारी वैल्यूज तो हैं। NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50 इज इक्वल टू C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
बटे वीजी। वीजी निकालना वो एक तरफ और बाकी चीज़ें एक तरफ। आप इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो मैं यूं कह दूं वीजी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.5 लिख लो सिंपली। ऊपर 3 नीचे 1.5 तो कैंसल आउट करेंगे तो 2 बच जाएगा। 1.5 × 2 3 होता है बेटे। तो वीजी कितना आ गया, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो इतनी है। बड़ा आसान सा था, सिंपल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये टेबल पे बेस्ड है और जो बुक आपके पास है उसमें टेबल को देख के आप खुद इसका जवाब दीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करके या पर्सनली ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर उस पर व्हाट्सअप दे के आप जो है पूछ सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा बेटा क्योंकि ये भी एक टेबल पे बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हीरा हमारे पास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया गया है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? उसने कह दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे आप क्या समझते हैं? हमें यह बात पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड। अगर डायमंड का जिक्र है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दे दिया 2.42 बराबर c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड इन डायमंड v। तो v कितना आ जाएगा बच्चों 3/2.42 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डायमंड का दिया गया है तो इस आंकड़े से आप डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड बता सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट का कथन था जी, ये कहना ये चाहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तीन क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 आपके लिए छोड़ दिए। प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कीजिए। अब मैं चलता हूं जी बिल्कुल लास्ट में एक्सरसाइजेस के ऊपर। एक्सरसाइजेस, ये क्वेश्चंस जो अब तक लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं उन पे बेस्ड होंगे, वो करवाए जाएंगे आपको। एक्सरसाइज जो स्टार्ट होती है पेज नंबर 185 से, अकॉर्डिंग टू माई बुक। आपकी किताब में देख लेना बेटा क्या वो 185 है। लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर की वो एक्सरसाइज अब सोल्व करते हैं। मेरी बुक के अकॉर्डिंग पेज जो है वो क्या है बेटा 185 है। तो इसमें वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं भी आपको जितने अब तक हमने थ्योरी पढ़ी उस पर बेस्ड होंगे। जो बचते हैं वो नेक्स्ट थ्योरी के बाद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? नहीं किया अभी तक हमने, छोड़ देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल भी बनती है, सीधी भी बनती है और बड़ी भी बनती है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं केवल राइट ऑप्शन यहां पे बोलूंगा। कॉन्केव मिरर में केवल एक ऐसा केस था जब इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बनती थी, वो ये था जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता था? बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, कहां पे? पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज वर्चुअल भी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी और साइज में बड़ी भी बनेगी। तो इसका जवाब ये रहेगा 4 ऑप्शन में से जहां पे आपको ये मिले कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में, इसको ठीक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, अभी तक नहीं किया हमने। 4th क्वेश्चन करवाता हूं बेटा मैं। स्फेरिकल, ये भी नहीं किया बेटा, सॉरी। 4th भी नहीं किया अभी तक। 5th क्वेश्चन, क्योंकि 4th की थ्योरी नहीं पढ़ी भाई, तो 5th कर लेते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. ये कहता है कि एक मिरर से कोई मायने नहीं रखता आप कहाँ पे खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हो जाइए या कितनी नज़दीक खड़े हो जाइए, आपकी इमेज हमेशा सीधी बनती है। The mirror is likely to be, तो मिरर क्या है, कैसा है वो? क्योंकि 3 प्रकार के मिरर पड़े, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और
प्लेन मिरर। तो मैंने ये बताया था कनकेव मिरर के अंदर इमेज वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है, वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो कहता है कि जी कहीं भी खड़े हो जाइए, इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो कनकेव तो वो हो नहीं सकता। बात दूसरी करते कन्वेक्स की। कन्वेक्स में चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं भी रख दीजिए आप, हमेशा इमेज इरेक्ट बनती है, तो कन्वेक्स हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। प्लेन में भी ऐसा ही होता है, प्लेन मिरर में भी चाहे कहीं पे ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो इसलिए यदि किसी मिरर के अंदर इमेज सीधी बनी हुई है, हमेशा सीधी बनती है, चाहे कहीं भी आप हो, तो वो मिरर या तो कन्वेक्स मिलेगा या क्या मिलेगा बेटे, प्लेन मिलेगा। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये था प्यारे बच्चों हमारे पास। इसके बाद जो 6th है वो अभी तक हमने किया नहीं है, 7th को मैं करवा देता हूं। यहाँ पे 7th की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं और सुनिए बड़े गौर से उसको, उसके बाद जवाब दीजिए। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम एक इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं सीधी, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का यूज करना और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। चूंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। जवाब लास्ट की वीडियोस का। What should be the range of distance of object from the mirror? आपको ये पता करना है कि जो ऑब्जेक्ट की रेंज है वो क्या होनी चाहिए, कहां पे हम उसको रखें। इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताना है। नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सारी, फिर चल पड़ेंगे। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अब ये पूछता है जो इमेज बनी है क्या वो स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से या लार्जर है, जवाब ये भी दीजिए भाई। और फिर कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, और इस केस में जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए रे डायग्राम भी आपको बनाना है। लो जी, इतनी सारी बातें पूछता है बट है बिल्कुल आसान। इसने क्या कहा कि कॉनकेव मिरर लीजिए, मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, कॉनकेव मिरर लीजिए जिसकी फोकल लेंथ इतनी है और आपको एक ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनानी है, इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, मैंने कहा था कि भाई कॉनकेव मिरर अगर है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर यदि है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख देंगे आप, कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहां रख दो, कहीं भी रखो, कहीं भी, यहां 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 यहां, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो मैक्सिमम कहां तक रख सकते हो, पोल से यहां तक आप रख सकते हैं, इससे आगे नहीं बेटा। फोकस पे रख देंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से वो हमेशा 15 सेंटीमीटर से छोटी मिलेगी, क्योंकि ये दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से 15 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी पे रखना है, 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए पोल, मतलब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में, तब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनेगी। पहला जवाब मिल गया, रेंज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। अब कहता है नेचर ऑफ इमेज, सीधी बनी हुई जो इमेज है, सीधी बनी हुई जो इमेज है वो बताइए कि कैसी है। इसका सारा जवाब रे डायग्राम दे देगा। अब देखना, मान लेते वो ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया हमने, यहां रख दिया, एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी, ये फोकस में से, एक पोल पे फेंक दो, ये ऐसे, ये कोर्स ऑफ रे करवाया जा चुका है आपको। अब ये आगे तो मिलेंगी नहीं, मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो वर्चुअली ये पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी और जहाँ पे ये मिलेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगी, ये ए डैश पे। अब जवाब दे दो भाई इनका। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, वर्चुअल है, रियल तो बन ही नहीं रही, तो वर्चुअल उसका नेचर है। स्मॉलर या लार्जर है साइज के अंदर, क्लियरली दिखाई देता फिगर से, ऑब्जेक्ट इतने साइज का था, इमेज इतने साइज की, तो हमें कैसा क्या बनेगी बेटे, बड़ी बनेगी। रे डायग्राम मैंने बना दिया। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास
कि और कौन सी प्रॉब्लम है जिनको अब तक की थ्योरी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेम द मिरर ऑफ यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। आपको बताना है कि कौन सा मिरर फॉलोइंग सिचुएशन में यूज किया जाता है। ए हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं। कार की हेडलाइट के अंदर हमें लाइट का पैरेलल बीम बनाना पड़ता है, और जब पैरेलल बीम बनाना हो लाइट का तो उसके लिए हमेशा कनकेव मिरर का यूज करोगे बेटा। तो कार की हेडलाइट के अंदर कनकेव मिरर यूज किया जाता है पैरेलल बीम को बनाने के लिए। बी रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के साइड में कोई भी गाड़ी है उसके साइड में जो मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं, तो देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं। जवाब मैंने दिया हुआ पहले, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू कनकेव मिरर और प्लेन मिरर से ज़्यादा होता है हमेशा। तीसरा कहता है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस बनाने के लिए। सोलर फर्नेस क्या होता है, सोलर पैनल जिसमें सन से जो लाइट एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, उन लाइट रेज को कन्वर्ज करना पड़ता है, सिकोड़ना पड़ता है, और कन्वर्ज करने वाला जो मिरर था वो तो केवल और केवल एक ही था, कनकेव मिरर। तो सोलर फर्नेस में हम किसका यूज करेंगे जी, कनकेव मिरर का यूज करेंगे। तो ये थे जवाब 8वें क्वेश्चन के पार्ट्स के। इसके बाद बच्चों हमारे पास 9वां भी नहीं करवा सकते, 10वां भी नहीं करवा सकते, 11वां भी नहीं करवा सकते, और प्यारे बच्चों हमारे पास 12वां करवाया जा सकता है, क्योंकि 12वीं तक की थ्योरी हम कर चुके हैं। 12वीं का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करने का प्रयास करूंगा। कहता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रख दिया कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा था हमेशा नेगेटिव लेते हैं इसको। मिरर कैसा ले लिया, कॉन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है बच्चों 15 सेंटीमीटर। चूंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं। अब आगे क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको पोजीशन भी फाइंड आउट करनी इमेज के साथ में नेचर। पहले नेचर की बात कर लेते हैं। यदि कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रखा है तो इमेज हमेशा पहली बात इरेक्ट बनेगी, साथ में वर्चुअल बनेगी। नेचर का तो हो गया जी काम कंप्लीट, इरेक्ट भी बनेगी वर्चुअल भी बनेगी। अब बात रहेगी पोजीशन पे। पोजीशन को यदि फाइंड आउट करना चाहते हो तो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला का। किसका यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला तो लास्ट के लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए थे। क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। v इमेज की पोजीशन होती है, uf दिए गए हैं तो बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं जल्दी सोल्व करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, समय आपका कीमती है, तो इसलिए उन चीज़ों को देखते हुए। u की वैल्यू -10, तो प्लस माइनस माइनस -1/10 = 1/f यानी 15। 1/v = 1/15 + 1/10 ये जी। तो 1/v एलसीएम आएगा 30, यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3, तो यानी 5/30 मीन्स 1/6। 1/v 1/6, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये इमेज की लोकेशन मीन्स मिरर से पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और कितनी दूरी पे बनेगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। तो ये था 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास अब कौन सा आता है। सॉरी 9th नहीं था ये था बेटे हमारे पास 12th क्वेश्चन। अब मैं 13th क्वेश्चन करवाता हूं। यहाँ पे 13 का सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है 13 में, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन हमेशा मैंने पहले ही बताया +1 होती है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। प्लस साइन आ गया तो समझ जाना इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1 उसकी वैल्यू है तो मीन्स साइज ऑफ इमेज = साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो बातें यहां से सीखने को मिलेंगी। 1 है तो मीन्स साइज ऑफ इमेज = साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव साइन है तो मीन्स इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये 13th का सॉल्यूशन था। इसके बाद 14th क्वेश्चन।
14th क्वेश्चन के अंदर एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ मीन्स उसकी हाइट, जिसको h से लिखते हैं, कितनी दी गई है बेटा? 5 सेंटीमीटर दी गई है। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता हमेशा, तो पॉजिटिव लिखेंगे आप इसको। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और जो उसका डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसके डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यू नेगेटिव ही लिया जाता है। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी गई है। चूंकि ये कॉन्वेक्स है तो इसलिए पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। 3 चीजें फाइंड आउट करनी, इमेज की पोजीशन नंबर 1 बात, नंबर 2 बात इसका नेचर, और नंबर 3 बात इसका साइज। सबसे पहले मैं नेचर की बात कर देता हूं। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल होगी इमेज, और साथ में बेटे क्या होगी? इरेक्ट। एक काम तो होगा जी पूरा। अब पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपनी को मिरर फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। 1/u + 1/v = 1/f। अब f नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ इसकी आधी होती है, तो मीन्स +15 सेंटीमीटर। लो जी, u की वैल्यू -20, तो -1/20 + 1/v, v ये लीजिए बेटा, = 1/f, ये रहा जी। तो 1/v = 1/15 + 1/20, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 60। यहाँ पे 4 और यहाँ पे जमा 4 + 3, ओके। तो 4 + 3 7, 1/v 7/60 हो जाएगा, तो v = 60/7 सेंटीमीटर। मीन्स इमेज मिरर के पीछे पोल से इतनी दूरी पे बनेगी, 60/7 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरे पार्ट में क्या कहता है? साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज भी फाइंड आउट कीजिए। हमें एक बात पता थी मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन से क्या बात पता थी बच्चों? मैग्निफिकेशन जो होता है m, जो होता है h' = what? -v/u। h' इमेज का साइज, h ऑब्जेक्ट का, v इमेज की डिस्टेंस, और u क्या था बेटे हमारे पास? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो h' आपको निकालना, तो h' हो जाएगा -v × h/u। v की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की थी 60/7 × h। हाइट जो दी गई थी वो रब कर दी, सॉरी मैंने 5 सेंटीमीटर दी गई थी, और u पोजीशन क्या दे रखी थी? उसकी पोजीशन दी गई थी प्यारे बच्चों हमारे पास 14th क्वेश्चन में पोजीशन दी थी 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू 20 थी, और u नेगेटिव होता है तो -20। सॉल्व कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 3 और 3 5 की गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो h' = 15/7 सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था, तो इसलिए इमेज छोटी बनेगी बेटा, और कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमेशा ही छोटी बनती है देन ऑब्जेक्ट। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा जी। नेक्स्ट आज के लिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, ऑब्जेक्ट के साइज को h से लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रख दिया, और कितनी दूरी पे रखा? 27 सेंटीमीटर। चूंकि वो कैसे ली जाती है? नेगेटिव, तो u = -27 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। चूंकि ये कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगी जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। कितनी दूरी पे हम क्या रखें? स्क्रीन, जहाँ पे इमेज बन जाए। हम वो स्क्रीन तो उसी बिंदु पे रखेंगे ना, उसी पोजीशन पे जहाँ पे इमेज बनती होगी। तो एक्चुअल में ये क्या निकलवाना चाहता है यहाँ पे? v, लोकेशन ऑफ इमेज। साथ में फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आपको बताना है कि इमेज का साइज क्या है, साथ में उसका नेचर बताना है कि रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो पहले हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं।
1/v माइनस प्लस 1/u 1/f होता है, तो 1/v u की वैल्यू ये रही जी, तो माइनस 1/27 इज इक्वल टू 1/f, ये रही वैल्यू माइनस 1/18। तो क्या आएगा बेटे, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/18 प्लस 1/27। एलसीएम कितना आएगा 54, दोनों का एलसीएम 54, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2, तो v 1/v आ गया जी माइनस 1/54, तो v की वैल्यू उल्टा कर दे माइनस 54 सेंटीमीटर। इतनी आगे ना बेटे। तो ये इमेज का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो मतलब इमेज इस तरफ बनी हुई है कॉनकेव मिरर के, और इस तरफ जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है। दो बातें सोल्व होगी हमारी कि स्क्रीन को पोल से इतनी दूरी पे रखिए तब इमेज बनेगी, साथ में इमेज कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब ये पूछ लेता है साइज ऑफ इमेज, अरे कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट अप्लाई करो, साइज निकालो। m इज इक्वल टू क्या था बेटे, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। लो जी, इतना आंकड़ा उठा लो तो h डैश की वैल्यू हो जाएगी h माइनस h इंटू वी बाई यू। हाँ जी, माइनस पहले ये जी क्या, h की वैल्यू 7 इंटू वी की वैल्यू माइनस 54 बाय u की वैल्यू माइनस 27। माइनस से ये माइनस कैंसल, साथ में ये, तो h डैश कितना आ गया बेटे माइनस 14 सेंटीमीटर, यानी उसका साइज तो कितना है 14 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बताता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है। ऑब्जेक्ट क्या था 7 सेंटीमीटर ऊंचा था, इमेज कितनी बन गई उसकी, दुगने साइज की बनती है। तो ये आज की हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे। जितनी थ्योरी अब तक हमने की है उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने सोल्व करवा दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो लेंसेज के साथ मिलते हैं, तो जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। एंड वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।